पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। रोशनियों का शहर कहीं शहर खामोशा ना बन जाए और बेहिसी अपने इंतहा को पहुँच चुकी है। कई दफ़ा फिर आग लग चुकी है और कूचे जल रहे हैं। शहरियों के कत्ल का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। गुज़िश्ता मई में सिर्फ 135 अफराद मारे जा चुके हैं और 5 दिनों में 1 जून से लेके आज तक तकरीबन 29 अफराद को मार दिया गया है। किसी भी अंधी गोली का वो शिकार हुए हैं। वो अपना लहू तलाश करते फिर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं कि उनका खून किसके हाथ पे है, क्योंकि तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। हमारे इन्हीं आम लोगों में, इन्हीं भाइयों में, इन्हीं मुसलमानों में जो कि कराची में मारे जा रहे हैं, उनमें से एक आदमी मोहम्मद शरीफ भी था। मोहम्मद शरीफ 45 साल का आदमी, 5 बेटियों का बाप, रिक्शा चलाने वाला मजदूर। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, मगर हाँ किसी की दुश्मनी थी तो पाकिस्तान से दुश्मनी थी, आम आदमी से दुश्मनी थी कि जो अंधी गोली का शिकार हो गया। उसको अपने बच्चियों के हाथ में मेहंदी लगानी थी, लेकिन वो खुद खून की होली में रंग गया। इसका जुर्म क्या था? शायद जुर्म ज़ईफ़ी। इसका मसलक क्या था? शायद सबसे बड़ा मसलक यानी गुर्बत इसका मसलक था। इसका ताल्लुक़ क्या था? इसका ताल्लुक़ बेहिस्सों से था। और हम शायद ऐसे मुआशरे में हैं कि जहाँ पे बेहिस्सों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कराची जल रहा है, हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। मोहम्मद शरीफ जो है, उसकी 5 बेटियां बिलक रही हैं, रो रही हैं, अपने बाप के कातिल का लहू तलाश कर रही हैं, कातिल को तलाश कर रही हैं। लेकिन लगता ऐसे है कि बेहिसी की चादर ताने सब सो रहे हैं, हम समेत। हम इस बात के ऊपर बात करेंगे कि कराची में पायदार अमन क्यों नहीं था। क्या वजह है कि कराची के अमन को नज़र लगी है? क्या हर कोई अपने अपने मफाद की सियासत कर रहा है? किसी को कराची की परवाह नहीं है। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन सुकड़ रही है इस एक शहर की वजह से, और यहाँ पर अमन व अमान जो है वो कायम होने को नहीं दे रहा। वज़ीर दाखिला साहब मुअत्तल हुए, मुशीर दाखिला आज बना दिए गए। वज़ीर आला ये कहते हैं कि मैं अब अमन व अमान का पासबान हूँ और मैं अमन व अमान कायम रखूँगा, लेकिन उनको जवाबदेह कौन करेगा? कौन उनसे जवाबदेही मांगेगा? सबसे पहले मैं मेहमाना ने ग्रामी को भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मेरे साथ शर्जील मेमन साहब होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध असम्बली के रुकन हैं। उमर चीमा साहब लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगे। उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और हमें उनके साथ साथ ज्वाइन करेंगे बशीर जान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद अली हफीज़ जो कि हमारे रिपोर्टर हैं उनके पास जाती हूँ, जो कि मोहम्मद शरीफ की 5 बच्चियों उनके ख़ानदान के पास मौजूद हैं। ये जानना हम चाहते हैं कि ये कौन था मोहम्मद शरीफ, कैसे लगी हफीज़, और क्या बताएंगे इस बारे में आप? कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, उस टारगेट किलिंग के सिलसिले ने एक घर में और जो है मातम बिछा दिया है, गम की फिजा कायम कर दी है। कल तक इस घर में जहां मौजूद हैं खुशियाँ हर हंस खेल रहे थे लोग, मगर अब जो है हर आंख अशबार है, गम है। ये वो इलाका है कराची का डिस्ट्रिक्ट साउथ, खासतौर पर उस्मानाबाद, जो मुसल्लह दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल बना हुआ है। यहाँ आए रोज़ किसी न किसी माँ के बेटे को जो है गोलियाँ मार दी जाती हैं, किसी बहन के भाई को जो है गोलियाँ मार दी जाती हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि आया वो जुराइम पेशा अनासिर किस रास्ते से आते हैं और कब हमले करते हैं। आज से कुछ दिन कबल भी यहाँ दस्ती बमों से हमले हुए, घरों पे फायरिंग की गई। आज हम उन बच्चियों के साथ मौजूद हैं जिनके कल बाप को जो है, जिनका नाम मोहम्मद शरीफ था, जो रक्षा लेके बिल्कुल इनकी वालदा से, बच्चियों से बात कराएंगे आप मोहम्मद शरीफ की कि ये क्या इनके ऊपर बीती है, क्योंकि हमने बड़े ही दिलखराश मनाजिर इनके हवाले से देखे हैं। 5 बच्चियां, इनकी कफालत कौन करेगा? जी आसमा, इनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है। जो लोग जो मोहम्मद शरीफ जो इस वाक़े में जहाँ बाक हुए, उनकी वालदा से हम बात करते हैं कि आया वो क्या था, किसी दुश्मनी थी क्या, आप समझती हैं? आप बताएं क्या हुआ कि आपके लाल के साथ? कोई दुश्मन आगे नहीं थी। ये बच्चियों को लेके स्कूल जीना फातिमा गए, वहाँ से छोड़ के या शरबत वाले कहने सुनाए मैंने खड़े हो गए
फिर वहाँ से कोई भागा हुआ आ गया, रुबीना बाजी तुम्हारे शरीफ के गोलियां मार के भाग गए। और ये पुलिस खड़ी हुई थी। कोई पूछने आया, कानून नाफिज करने वाला कोई सियासतदान कोई आया पूछने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया पूछने। अब ये जरदारी ये गोलियां हाथों में दे दी जरदारी ने। अगर ये जरदारी चाहे ना तो ये छीन के सबसे गोलियां ले ले, तो सबको छूट दे दी जरदारी ने। अच्छा, ये उनकी बेटी भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनकी वालिद साहब की कोई याद, कोई ऐसा वाकया, कोई कुछ बताएं बेटा, वालिद साहब के हवाले से कुछ बताएं। हमारे पापा तो बहुत अच्छे थे। आसमा, आपने देखा किस तरह जो है ये बिलक बिलक के बच्ची रो रही है, इसका क्या, इनके पूरे घर के अंदर इस वक्त जो है रो रहे हैं। इनके भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, आया वो कुछ बता सकें कि आया ये इनकी वालदा रो रही हैं धाड़े मार मार के। हम इनसे इनके भाई से बात करेंगे, आया वो बता सकें क्या जो है पुलिस क्या कर रही है। कुछ किसी ने पूछा आके, आप थोड़ा अगर आप आ जाए 1 मिनट के लिए इधर, आप इनके भाई से बात कर लेते हैं। इनके भाई से पूछते हैं आया कोई दुश्मनी, क्या वाकया क्या हुआ, असल वाकया क्या हुआ, उस तरफ देख के थोड़ा इधर आ जाए, आप थोड़ा बताएं, थोड़ा आप बताएं, थोड़ा बताएं। और बच्चियों की कफालत कौन करेगा हफीज, इस पे भी पूछिएगा कि क्या होगा इन बच्चियों का जिनका बाप मारा गया। जी अच्छा, आप ये बताएं कि अब इन बच्चियों को कौन देखभाल करेगा? किसी ने आपसे पूछा और मुकदमा करवाया, क्या समझते हैं आप, कोई दुश्मनी थी भाई की, क्या हुआ, क्या वाकया? भाई की कोई दुश्मनागी नहीं थी, वो सिर्फ लड़ना जानता था, सीधा साधा धंधा करता था अपना बस। क्या वजूहत क्या हो सकती है, क्यों मारा गया है, बताएं आप। भाई ये तो हमें भी नहीं पता ना, दहशत किधर आए, उन्होंने गोलियां चलाई और मारते हुए चले गए। वो पुलिस की गाड़ी पीछे थी, उन्होंने अलार्म बजाया, वो जो से मोटरसाइकिल 125 पे। अब कौन बच्चियों को पालेगा, आप क्या समझते हैं, कौन किफालत करेगा इन बच्चियों की, जब बाप का साया जो है महरूम हो चुकी हैं बच्चियां? भाई हम ही करेंगे और कौन करेगा? हुकूमत से कोई अपील करेंगे? हुकूमत से क्या अपील करेंगे, हुकूमत अगर चाहे तो आगे हमसे पूछ सकती है, वो अभी तक कोई आया नहीं। हफीज, इनकी बच्ची से किसी से बच्ची से भी बात कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बच्ची जो है जिनसे हमने कोशिश भी करी थी बात करने की, वो रो रही है, वो गम से निढाल है। हम कोशिश करेंगे दोबारा उस बच्ची से कि वो अल्फाज बताए कि उसको वालिद साहब को वो क्या समझती थी, उनकी उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। बेटा बताओ, थोड़ा बताओ क्या आप समझती हो, थोड़ा बताओ बेटे, अपने वालिद साहब के बारे में थोड़ा बताओ, क्या डिमांड करोगी हुकूमत से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, बताओ। हमारे पापा चाहिए। बताओ बेटा, बताओ थोड़ा सा। आसमा, इस वक्त इस घर के अंदर जो खवातीन मौजूद हैं वो आंखों से उनके आंसू बह रहे हैं। उनका यही मुतालबा है कि उन जालिमों कातिलों को, जिन्होंने इनके जो शरीफ को जो है सीने पे गोलियां मार के जो है इस ज़िंदगी से रुखसत कर दिया है, उनको गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त अमला सूरत हाल ये है कि पूरा इलाका जो है इस घर के बाहर मौजूद है और इनके गम में शरीक है। इस वक्त ये इलाका, इस आसमानाबाद जो है सब्जी मंडी जो है, ऐसा लग रहा है कि मुसल्लह दहशतगर्दों ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। आए रोज़ इस शहर की बात करें या इस इलाके की बात करें, आए रोज़ जो है मुसल्लह अफराद, मुसल्लह जुराइम पेशा अफराद जो है चुन चुन के टारगेट किलिंग कर रहे हैं। आप देख सकती हैं इनकी माँ भी मौजूद है, इनकी बच्चे भी मौजूद हैं। उस बच्ची कह रही है कि हमारे वालिद का क्या कसूर था कि उनको जो जब वो रक्शे पे मजदूरी के लिए जा रहा था तो उसको कत्ल कर दिया गया। इनका मुतालबा है। अच्छा हफीज, ये बताएगा कि इनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी सियासी जमात से कोई एफिलिएशन तो नहीं थी, कोई दुश्मनी तो नहीं थी? क्या क्यों, किस तरह से ये हुआ? क्या लोग आए और अंधाधुंध फायरिंग करके चले गए? हमने ये भी सुना है कि वो वहीं उसी इलाके में रहे और उसके बाद फिर उन्होंने फायरिंग की। मतलब यहाँ पे कानून, जंगल का कानून वहाँ पे है इस वक्त कराची में, तो क्या बताएंगे ये? मैं इनकी वालदा से भी आपकी बात करवाता हूँ। आसमा, ये वही इलाका है जहाँ से 1.5 साल पहले आरिफ रज़ाक एक मुलाजिम था सिटी गवर्नमेंट का, वो भी नौकरी पे गया था इतराफ के इलाके में, वो किडनैप हो चुका है, 1 साल हो चुका है, वो भी जो है बर्याप्त नहीं हो सका। इनकी वालदा से पूछते हैं कि आया इनका बेटा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक था? आप बताएं, कोई आपका बेटा किसी सियासी जमात से ताल्लुक था, क्या था? कुछ भी किसी से भी अपना काम पे काम रखता था, कोई भी किसी से ताल्लुक। कभी किसी को लड़ाई हुई क्या, कुछ वाकई? नहीं, कभी भी नहीं लड़ता था किसी से, आज तक लड़ाई नहीं। पूछ लो आप सारे मोहल्ले से, किसी से नहीं लड़ता था। अच्छा आप बताएं, आप पड़ोसी हैं, आप बताएं कोई किरदार के बारे में उनका कुछ? तो नहीं है, आप बताएं थोड़ा सा, आप एक मिनट। कोई ऐसा नहीं था, वो सीधे साधे थे और वो रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे। वो भाई वो अपना कमाते थे, अपना खाते थे। आप क्या मुतालबा करेंगे, बताएं थोड़ा। अभी ऐसा करें, जो किसने मारा है उसको गिरफ्तार करें और उसको भी ऐसी गोलियों से मारे। और ये जो सरदारी है, ये सरदारी ये कुछ नहीं कर लिया, ये सरदारी। जी आसमा, ये सूरत हाल है इस वक्त घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि कातिलों को जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार करके ना अब तक ना। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज। नाजरीन,
इसलिए इस फैमिली को लिया कि ये 5 बच्चियां, गरीब घराना, आपने देखा होगा, उनकी गुर्बत का अंदाज़ा लगाया होगा कि क्या हालात हैं। और इस वक्त शर्जील मेमन साहब, मैं सिर्फ आपसे सबसे पहले ये सवाल लेके आती हूँ कि ये रियासत या इक़्तिदार इस वक्त आपके हाथ में है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कराची में कब तक जनाजे उठते रहेंगे, कब तक इसी तरह से माएँ जो है अपने बच्चों को ढूंढती रहेंगी, कैसे कब तक ये सब चलता रहेगा, ये कारोबार, खून का कारोबार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसमा साहिबा। पहली बात ये कि जो आपने ये स्टोरी दिखाई है, मैं समझता हूँ कि इनके गम में तो हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन बात यह है कि एक कराची की अगर डायनामिक्स को देखें तो 2 करोड़ की पॉपुलेशन है कराची की, और इस 2 करोड़ की पॉपुलेशन में बदबख्त जनरल ज़ियाउल-हक की जो मेहरबानियां यहाँ पे करके गए हैं, ज़ियाउल-हक साहब, जिन्होंने इस मुल्क को हथियारों से और खुसूसी तौर पर इस शहर को हथियारों के अंबार देके गए। उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ हथियारों के अंबार लगते रहे। उन डिक्टेटरों ने ये कभी नहीं सोचा कि हम ये जो करके जा रहे हैं, इन फसलों को बोएगा कौन, और इन फसलों को आज हम और आप बो रहे हैं। बात यह कि ये निहायत अफसोस की बात है। जहां तक आपने हुकूमत की बात की, हुकूमत ये नहीं कि हुकूमत खामोश बैठी हुई है। इन 4 सालों में जितना भी कुछ हुआ है, हुकूमत ने दहशतगर्द पकड़े भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द गिरफ्तार हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि रोज डेली बेसिस पे रेंजर्स नहीं, शर्जील मेमन साहब, कोई असर नहीं नजर आ रहा। कोई ऐसे ही लगता है कि लोग पकड़े जाते हैं, कोई टेलीफोन कॉल आती है, उसके बाद वो रिहा हो जाते हैं। कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी ग्रुप का है। ना आप बात कर सकते हैं, ना हम बात कर सकते हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा, ये बताइए। आसमा, मैं आपको बात बताऊं, देखें, अगर हुकूमत ने गिरफ्तार ना किए होते और अगर हुकूमत को किसी के प्रेशर में आना होता तो हुकूमत गिरफ्तार करती नहीं। ये तासुर कतन गलत है कि किसी कॉल पे कोई दहशतगर्द रिहा होते हैं, यहाँ पे दहशतगर्द रिहा नहीं होते। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने 4 साल से दहशतगर्द पकड़े हैं और अब वो चंद लोग नहीं, वो सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कहने को है कि कोर्ट्स ने किसी एक को भी कोर्ट ने जो है वो सजा नहीं सुनाई। यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे इशू ये है कि जजेस को अपने दिल से खौफ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पुलिस की माजी में टारगेट किलिंग होती रही है, आज भी पुलिस को मारा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस पे अटैक्स नहीं होते। पुलिस कार्रवाई कर रही है तभी नहीं, तो मगर शर्जील मेमन साहब, आप सब लोग अपनी अपनी सियासत में लगे हुए। उमर चीमा साहब, आप बताइए कि इस वक्त जो जी आसमा साहब मुझे कंप्लीट करने दें, फिर उमर साहब को हम पेशेंटली सुनेंगे। देखिए, बात यहाँ पे सियासी ब्लेम गेम्स की नहीं है। कराची का एक सेंसिटिव इशू है। मैं इस चीज पे भी नहीं जाता कि कराची की वजह से हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक शहर में हम एक मुसलमान है, इंसान है, आप और मैं तो शायद बिल्ली भी नहीं मार सकते, वो कौन लोग हैं जो कि बेदर्दी से ये आपका काम है शर्जील मेमन साहब ढूंढना कि वो कौन लोग हैं। ये अवाम का काम नहीं है। अवाम आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांगती है जो आप नहीं दे पा रहे। उसी बात पे आ रहा हूँ आसमा साहबा, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये लोग इस मुल्क के, इस कौम के, इंसानियत के दुश्मन है, क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। कराची डिस्टेबलाइज होगा तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, और ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो इन मिस्कीन लोगों को, इन निहत्ते लोगों को मार के अपना कोई लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं उमर चीमा साहब के पास जाती हूँ। शर्जील मेमन साहब का ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो कि वो हुकूमत में जानते हुए वो नहीं पता चला सके, उनकी हुकूमत ये पता नहीं चला सकी कि ये कौन लोग हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। आप ये बताइएगा चीमा साहब कि ये सब लोग, सब जो इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं, भले वो आने वाले हों, भले वो जाने वाले हों, वो सब के सब अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं। अवाम के लिए तो कोई नहीं सोच रहा है इस वक्त। लोड शेडिंग से मरे, गोली से मरे, जिससे मर्जी मरे। ये उमर शरीफ खानदान का दिखाया है। मैं समझता हूँ कि ये कहानी आपको कराची से लेकर खैबर तक पूरे मुल्क के अंदर ही तकरीबन यही हालात हैं। लेकिन ख़ुसूसन कराची को जो इस वक्त फोकस किया जा रहा है, हालात जिस तरीके से अमन तबाह किया जा रहा है और वहाँ पे जो हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो 4 साला जो हम मुफाहमती सियासत का जो राग सुन रहे हैं, ये उसी का तोहफ़ा है कौम को। आपके सामने जुडिशल रिपोर्ट जो आई उसके अंदर भी यही कहा गया कि जो जमातें इस वक्त हुकूमत सिंध का हिस्सा हैं, उन्हीं के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं, उन्हीं के सरपरस्ती में ये सारा कुछ हो रहा है।